हम्म। एसबीएम, एसबीएम मिल रहा है। हम्म। तो अगर मान लो सारे एल्गोरिदम का एवरेज निकाले तो ऑन एन एवरेज कौन सा वैल्यू आ सकता है? 97 है और मिनिमम कितना है? 80 तक का है। हाँ, 88 तक है। तो 90 और 80 के बीच। तो 90 85 कैसे आएगा? एवरेज क्या होता है? तो ऑन एन एवरेज अगर लेके भी चले तो 94 तक आ सकता है, सबको अगर प्लस करते हो तो। हम्म। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो हमारा क्या है? 84 85 के बीच में है। किनका काउंट है? चलो इधर देख लो। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि ऑन एन एवरेज 94 के आसपास जा सकता है ना? तो उसमें से अगर बेस्ट देखें तो 97 तक देख रहा है कि हाईएस्ट जा रहा है ना? तो ये चीज क्या है कि कैसे पता चलता है कि अलग अलग मॉडल में एक्यूरेसी कितना जा रहा है? तो ये सेपरेशन कि कितना अच्छे से कौन सेपरेट कर पा रहा है ना? तो वो अलग अलग हमने अभी देखा था के एन एन लास्ट क्लास में, है ना? तो के एन एन किस तरीके से सेपरेट करता है चीजें, डिसीजन? तो डिस्टेंस के बेस पे कि ये ब्लू पॉइंट है, तो ब्लू पॉइंट क्या है कहाँ पे, उसके बेस पे डिस्टेंस। देन रेड पॉइंट कहाँ पे, एंड देन उसके बेस पे क्या है, कितना है, तो उसके बेस पे ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है? तो वो डिस्टेंस के बेस पे करता है कि दोनों डिस्टिंग कहाँ पे हो पा रहे हैं, उसके डिस्टेंस के बेस पे कर रहा है। अगर इस तरीके का डेटा है तो देखोगे इस तरीके से कुछ क्या है डिस्टिंग कर पा रहा है। अगर ये क्या है कुछ इस तरीके से सेपरेट हो पा रहा है तो कुछ इस तरीके से सेपरेट कर पा रहा है। अगर लीनियर है तो देखोगे लाइन के बेस पे सारा सेपरेट कर रहा है कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, अलग अलग लाइन के बेस पे सेपरेट कर रहा है। तो हमारा जो भी मॉडल होता है ना, वो सेपरेशन का ही काम करता है। ठीक है? तो वही चीज हम लोग देखते हैं। अगर आप देखोगे कि मान लो इसमें हमारा अच्छा आ रहा है, इसमें भी अच्छा आ रहा है, इसमें भी हमारा क्या अच्छा आ रहा है, इसमें अभी हमारा ऑन एवरेज 93, इसमें 97, इसमें 95, इसमें 88। ठीक है? अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी क्या हो रहा है कि अलग अलग डेटा पे अलग अलग आ रहा है सेम मॉडल का, है ना? तो ये डेटा के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे 97 था, यहाँ पे 93 हो गया, दिख रहा है? यहाँ पे 97 था, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 88 हो गया। तो मतलब क्या है कि डेटा के बेस पे चेंज होगा। तो वो डेटा के बिहेवियर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स कितना है ना? हम्म, हाँ, क्योंकि हम्म, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो याद रखना पड़ता है। जैसे कैनन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये मॉडल कब यूज होगा, अगर लार्ज डेटा सेट है तो इसका हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा। ठीक है? तो सिंपल आपको पता चल गया कि ये कब यूज नहीं होगा और कब यूज होगा, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद रखने पड़ते हैं। तो उस डेटा के बेस पे क्या होता है पता चलेगा। लीनियर, ये कब यूज होगा, अगर कोई भी डेटा एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली यूज नहीं होगा, है ना? क्योंकि जो भी हमारा डेटा है वो लाइन के बेस पे सेपरेट हो ही नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हम इस मॉडल को यूज नहीं करेंगे, है ना? इसी तरीके से एसबीएम, जब हमारे पास नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर मतलब कि आराम से सर्कल के बेस पे या किसी के बेस पे भी कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो देखोगे जो भी डेटा सर्कल बेस दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है कि इन चीजों में उतना सर्कल बेस नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें देखोगे तो जो भी चीजें, हो सकता है अप्रोक्स सर्कल ना हो, बट क्या होगा कि सर्कल की तरह रहेगा, है ना? तो ये क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा डेटा कुछ इस टाइप का है, तो डेटा का नेचर, नेचर कैसे देखते हैं, ये कौन सा प्लॉट है, तो सिंपल स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करो, डेटा का नेचर देख लो, तो उसके बेस पे हमारा वाई कितना है और एक्स कितना है। ठीक है? तो वो चीज क्या होता है आपको पता चल जाता है थोड़ा सा। देन उसके लिए फिर क्या आता है, ईडीए का पार्ट होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप डेटा का नेचर एक एक करके एक एक कॉलम के बेस पे क्या करते हो, वाई के बेस पे देखते हो कि हमारा नेचर कैसा है डेटा का। ठीक है? और इसी में हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मॉडल बनाने में देखोगे तो 10 मिनट में मिल जाएगा, है ना? दूसरा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कौन सा यूज करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटेशन ज्यादा होना चाहिए, ताकि क्या करो सबको एक बार चेक कर लो।
कि एक बार मैंने इसमें भी रन कर लिया, इसमें भी रन कर लिया, इसमें भी, इसमें सब में रन कर लिया, है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा, किसमें एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है उसको रख लेंगे, ठीक है। देन दूसरा होता है कि इसमें इसमें से भी कौन सा मॉडल है जो सारे डेटा में अभी तक का बेस्ट यूज होता होगा, मतलब बेस्ट एक्यूरेसी ला के देता है। तो वो रहता है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये। इसके अलावा जितने भी बूस्टिंग के मेथड होते हैं वो, कि अगर आप ये सारा चीज यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे ये यूज करोगे, तो क्या करेगा, ज्यादा एक्यूरेसी देगा एज कम्पेयर टू इनके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्टेंस बेस आपको दिखाता है कि आपका जहां पे डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा के बेस पे चलता है, सारा चीज दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन कुछ अच्छे तरीके से हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। तो आपको यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहा होगा, है ना? तो यही क्या होता है, डिसीजन ट्री हमारा बेस्ट हो जाता है, कि डिसीजन ट्री हमारे सारी चीजों में क्या होता है, बेस्ट वर्क करता है। देन उसी तरीके से उसी का क्या अलग अलग वेरिएंट होगा। वेरिएंट का मतलब क्या हो गया, कि थोड़ा सा हमने कुछ चेंज किए तो अलग तरीके से बन गया, देन उसमें और भी चेंजेस किए तो अलग तरीके से बन गया, तो उसके लिए सिंबल टेक्निक आ जाता है पूरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर रैंडम फॉरेस्ट के बाद आपका, सॉरी, डिसीजन ट्री के बाद आपका रहेगा सिंबल टेक्निक। असेंबल के ही अंदर आ जाएगा रैंडम फॉरेस्ट, एडा बूस्ट, और इसी तरीके से और भी बूस्टिंग एल्गोरिथम है वो सारा, ठीक है। और वो सब किससे बनता है, तो सॉरी, डिसीजन ट्री से बनता है, ठीक है। तो एसवीएम देखेंगे, देन एसवीएम के बाद अगर एक और एल्गोरिथम है वो, देन फिर आपके पास डिसीजन ट्री, देन डिसीजन ट्री के बाद सारा सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि डेटा हमारे पास लीनियर था, तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेस पे काम चल रहा था। अब हमारे पास नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो हमें अपने लाइन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल के बेस पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ अलग एल्गोरिथम यूज करते हैं नॉन लीनियर। तो उसमें से एक आपके पास रहेगा एसवीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा एसवीएम, एसवीएम क्यों आया था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हमारा क्या लीनियर, लीनियर के बेस पे क्या होता है, ये लाइन हमारा सेपरेट हो रहा है इजिली, है ना। अब इसमें से मैंने क्या किया, दो तीन लाइन और ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन सा लाइन परफेक्ट है, क्योंकि सारे तो सेपरेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन बेस्ट सेपरेशन कौन सा है, देख के बताओ। क्या हो गया, बाहर बैठ गए तुम, ओ वेटिंग लिस्ट पे हो। घर पे जाकर रिवीजन करते हो, अभी तो पाइथन ही चल रहा है। कब तक चलाओगे पाइथन को। मैम पढ़ाती कहाँ है, बेकार पढ़ाते हैं। यार तुमने कभी बोला क्यों नहीं। कितना बोला हमने तभी कोई सुनता नहीं। अब मैं तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ, बाकी नहीं आता हमको पढ़ा। अब आपसे पढ़ेगी पर मैं समझ। आज का समझ में आया। हाँ वो तो आया। चल भाई चल, हो गया। सागर, पता चला क्या बंद करते। चलो कोई नहीं, पंखा बंद कर दिया। कौन सा लाइन बेस्ट है, दीपिका। कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक नया डेटा पॉइंट आया। अब आप अपने हिसाब से बताओ, वो रेक्टेंगल होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। अगर ये लाइन नहीं होता तो फिरोज, नहीं, अगर मान लो अभी कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पे है कोई लाइन, चलो लाइन पर भी हुई है। मान लो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है अभी, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता, कि इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं या फिर क्या ट्राइंगल बोलते हैं, देख के बताओ। सिंपल है कि नेचर किसी तरफ से ज्यादा मिल रहा है इधर, तो आपके पास रेक्टेंगल बनेगा ना।
अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये तो फिर क्या होता, ट्रायंगल में चला जाता, है ना। बट ये भी लाइन क्या है, सेपरेट ही कर रहा है। देन यहाँ पे भी इस तरीके से करते, इस तरीके से मैं यहाँ पे एकदम कर देता हूँ और यहीं पे एक पॉइंट बना देता हूँ जस्ट इसके बगल में, सर्कल। तो पॉइंट डिसाइड नहीं है। पॉइंट हम कैसे डिसाइड करें? पॉइंट तो कौन सा लाइन होगा, क्योंकि सिंपली लीनियर रिग्रेशन में क्या था, एक लाइन आता था जो सेपरेट कर सके बस। अब इसमें से बेस्ट सेपरेटर लाइन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेपरेट करने के लिए तो हमारे पास 1000 लाइन बन जाएंगी, सारे तो सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट सेपरेटर, बेस्ट का मतलब क्या होगा, जिसमें एक्यूरेसी सही है, समझे। कि मान लो आपने इस तरीके से ये L1 डाल दिया, लेकिन इसके बेस पर अगर कोई भी डेटा पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन एक्चुअली में ये था, लेकिन ये क्या बता देगा, ट्रायंगल बता देगा, तो आपका फिर वहां पे एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये तो नहीं चाहिए। तो यही चीज सॉल्व करता है हमारा एसवीएम, कि लीनियर रिग्रेशन से हमारे पास लाइन तो आ रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन सा बेस्ट लाइन होगा, है ना। तो उसी चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा, कि मान लो ये आपके पास है, आप यहाँ पे एक थोड़ा सा सोच के देखो, ये कैसे एकदम स्ट्रेट बीचों बीच में आएगा। अपना लॉजिक बनाओ कि अगर मुझे इसको बीच में रखना है तो कैसे पता चलेगा कि ये बीच में है। अपने हिसाब से भी कोई भी चीज बीच में रखते हैं तो कैसे आप डिसाइड करते हो। हम्म, और वो इक्वली पार्ट कहाँ से स्टार्ट करते हो, कि मान लो कि मुझे यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, तो सेंटर लाइन आप किसको मान के चलोगे, सेंटर किसके बेस पे मान के चलोगे, है ना? तो यहाँ पे भी यही है कि आपका जो इसके पहले जो क्लास आएगा, मतलब पहला जो डेटा आएगा, इसमें जो पहला डेटा आएगा वो मेरा पहला लाइन बनेगा, और इसका जो पहला डेटा आएगा वो पहला लाइन बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा, मतलब जिसका डिस्टेंस बीचों बीच में होगा, वही हमारा बेस्ट फिट होगा। ठीक है, यही करते हैं रियल लाइफ में, तो यही करता है एसवीएम भी। ठीक है, और कुछ नहीं करता। सिंपल इतना ही लॉजिक होता है क्या एसवीएम का। अब इसमें क्या चीजें हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सारा चीज क्यों रहता है मैथमेटिकल वाला। ठीक है, अब आपको पता चला कि जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो उसी तरीके से हम भी यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हर एक चीज का क्या आता है, मैथमेटिकल नेम होता है, तो हर एक चीज का आपको नेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या रहता है कि जो पहला डेटा पॉइंट्स जो पहले क्लास को करेगा, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन। ठीक है, कि उस लाइन का कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना, ताकि क्या उसको बोल सके, तो इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन्स। ठीक है, तो ये पहले क्लास के लिए है तो इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन द फर्स्ट क्लास। ये दूसरे क्लास के लिए है तो ये क्या होगा, हाइपर प्लेन फॉर द सेकंड क्लास। अब ये हाइपर प्लेन कहाँ पे क्रिएट होता है, जहां पे इसका पहला पॉइंट मिलता है। तो कहाँ पे मिल रहा है मुझे, ये यहाँ पे मिल रहा है, और इसके लिए दूसरे वाले के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सपोर्ट वेक्टर्स। वेक्टर क्यों कहलाता है, वेक्टर पता है क्या होता है, स्केलर वेक्टर ना होगा, नहीं। कि मैंने बोला, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला 20, अब ये 20 क्या है, और एक में बोलता है 20 kg। अब बताओ आपको नंबर में किस पे ज्यादा चीजें हो रही है सुटेबल, कि किसके बेस पे आप ज्यादा समझ पा रहे हो, इसके बेस पे, इसके बेस पे, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर डिफाइन है कि उसका यूनिट क्या है ना। तो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल नंबर लिखते हो मैथमेटिकल, तो उसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, अब उसके साथ इस तरीके से यूनिट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर। सिंपल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी चीजें बात करते हैं, कोऑर्डिनेट के बेस पर बात करते हैं, एक्स और वाई, है ना। तो या तो डायरेक्शन इधर होगा, या तो डायरेक्शन इधर होगा, या तो इधर होगा, मतलब डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकता है ना। कि मान लो मैंने एक डेटा पॉइंट लिया यहाँ से यहाँ तक का, इसकी वैल्यू है 5। अब ये 5 किधर है, डाउन साइड पे, अप साइड पे। तो वो डायरेक्शंस के बेस पे हम कोई भी चीज लिखते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन बेस क्यों लिखते होंगे, क्योंकि मुझे ये ऊपर जाना है, तो उसके बेस पे पहला डेटा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए क्रिएट करना है, तो ऊपर जाते हैं। अगर नीचे जाना है तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में मायने रखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। वेक्टर बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस पे इस तरीके से दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, वेक्टर्स नहीं क्या,
मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ तो वेक्टर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, साथ में उसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन जिस तरीके से केजी यूनिट बोल रहे हैं, तो वो यूनिट होगा उसके साथ। इंडिविजुअल नंबर कभी नहीं आएगा। अगर इंडिविजुअल नंबर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर हो जाता है। ठीक है, ये चीज था। तो उसको ऐड ऑन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। अच्छा, यहीं पे ऐड हुआ था, बट कोई नहीं। तो ये इसके बेस पे था। अब इसके बेस पे जो हमारे पास ये डेटा पॉइंट आएगा, कि इसके बीच का जो गैप होगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मार्जिन गैप। इसको बोलते हैं गैप बिटवीन डिसीजन बाउंड्री एंड हाइपर प्लेन्स। कि एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच का डिस्टेंस कितना है, वही हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, और इसका जो मिडिल लाइन होगा ये वाला, वो क्या कहलाएगा, डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, अब इसमें जो ये लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है बता सकते हो। हम्म, मान लो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, 180 डिग्री। एम एक्स प्लस सी होता है ना। अगर इसको आप सिंपली एक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से आएगा, एम एक्स प्लस सी माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारा वाई इधर था, वाई इधर करेंगे प्लस में तो इधर क्या होगा, माइनस में जाएगा। और चूंकि इधर कुछ नहीं तो उसकी जगह पे क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बना, ये क्या रहेगा कि आपका ये एक लाइन इक्वेशन होगा जो क्या होगा हमेशा बीच में, मतलब कि ना ही वो इस क्लास के साइड में, ना ही वो इस क्लास के साइड में। ठीक है, अगर हम डाउन जाते हैं तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने लगेगी, अगर दो क्लास के बेस पे है तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके बेस पे कैलकुलेट करेगा कि ये हमने रेंडमली, ये स्टार्टिंग में क्या होगा, रेंडम होगा। रेंडम का मतलब क्या हो गया बताओ, कि रेंडमली ये लाइन यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से भी ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमेशा स्ट्रेट पे बनेगा। कि ये इसके बेस पे क्या देखेगा, इसका डेटा पॉइंट का डिस्टेंस और इसका, क्या इसके बेस पे ये मिडिल पे आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को टिल्ड करेगा। तो जैसे ये एक स्टेट बनेगा, वो क्या करेगा, ये अपने आप के ऊपर, ये जो मूवमेंट होता है ये उस तरीके से होता है। ये यहाँ पे वैल्यू है, अब इसको क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा थोड़ा सा ऊपर, देन अगेन ऊपर मूव करेगा, देन अगेन मूव करेगा, देन अगेन, ये कब तक मूव करेगा ऊपर, कि ये जैसे ही टच करेगा तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे डेटा पॉइंट है, अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला हाइपर प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से सेम चीज क्या होगा, नीचे आएगा, देन इसमें जो पहला डेटा पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, इसका हाइपर प्लेन होगा। ठीक है, एंड देन इसका जो मिडिल होता है, मतलब जो इसका क्या होगा हमेशा मिडिल पॉइंट, वो क्या बन जाएगा, डिसीजन बाउंड्री बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये क्या होगा चलेगा कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन यही रहेगा, y इक्वल टू, सॉरी, एम एक्स प्लस सी माइनस वाई इक्वल टू जीरो का। यही इक्वेशन ऊपर और नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन भी यही है, अगर आप देखोगे इसमें वैसा कुछ नहीं है मैथमेटिकल। तो सिंपल हमारे पास ये वैल्यू, अब हमने बताया लाइन के बेस पे होगा, अगर कहीं पे होगा इसके लिए मार्क्स, ये दिखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इक्वेशन बेस है मैथमेटिकली। अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप इसको भी हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, तो ये अभी किस तरीके से दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, ये लाइन इक्वेशन दिख रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास एक एक्स है, एक्स वन है, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, क्या होगा कि ये एरिया हो गया, ये टाइप हो गया, ये लोकेशन हो गया, और उसके बेस पे प्राइस प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, तो ये एक्स वन एक्स टू क्या रहेगा, वही हमारे फीचर्स रहते हैं। तो उस फीचर्स को यहाँ पे हमने डब्ल्यू के बेस पे लिखा।
अगर एक से ज्यादा है तो आपके पास कुछ इस तरीके से चलेगा। अब यही चीज है तो ये क्या बनेगा, हमेशा मैट्रिक्स बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा या फिर क्या बोलते हैं इसको, एरे। क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम है ना, तो एक से ज्यादा कॉलम किस में रखते हैं, एरे पे रखते थे, है ना। तो एरे पे रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं कि डब्ल्यू और एक्स पे डिनोट करेंगे। तो यही चीज हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि हम एक एक कॉलम के बेस पे तो नहीं हमेशा फाइंड करेंगे, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो मल्टीपल कॉलम को इक्वेशन में कैसे लिख पाओगे, तो एम भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, और एक्स भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, है ना। एंड देन हमारे पास उसके बेस पे एक सी होगा। अब ये क्या है, दोनों एरे। अब एरे में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि हम लोग एम एक्स लिखते हैं, है ना, एम इंटू एक्स लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हो एरे फॉर्मेट में, तो इसके लिए हमारे पास होता है डॉट डॉट प्रोडक्ट, कि अगर आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इसी में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का एक रूल होता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट सिंपल समझो कि जब भी आपके पास मैट्रिक्स में रहेगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट वाइज हो जाता है। लेकिन हमें एलिमेंट वाइज नहीं करना है, हमें क्या करना है, इक्वेशन वाइज करना है। तो इक्वेशन वाइज करना है तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल होता है कि पहले वाले में क्या होगा, रोज एंड कॉलम होंगे, दूसरे में रोज एंड कॉलम होंगे, ठीक है। तो जो पहले का कॉलम है दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, बस ये रूल सेटिस्फाई करना चाहिए जब भी आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट लगाते हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये हमेशा क्या होगा कि C1 और इसको बोलते हैं R2 C2 और इसको R1 C1, तो C1 हमेशा R2 के इक्वल होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली ट्रांसपोज करके रख सकते हो, या फिर नॉर्मली आप अपने हिसाब से क्या करते हो, रीसेप कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी इसका इक्वेशंस मिलेगा, तो इसका इक्वेशंस कुछ इस तरीके से है, एक्स डब्ल्यू पी प्लस बी। तो यही क्या रहता है, सपोर्ट वेक्टर का फॉर्मूला रहता है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी इक्वेशंस मिलेगा तो यही रहेगा कि W1 X1 तो मल्टीपल वैल्यूज है, इसलिए बीटा क्या होता है हमारे पास, जो 22 रहेगा। इसमें वैसा कुछ इक्वेशंस फॉर्म, कितना समझ में आया। अब ये चीज हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मैथमेटिकली ये क्या होगा, अब ये सेपरेट कैसा करता होगा सपोर्ट वेक्टर, तो मान लो एक लाइन के बेस पे कर रहा है, तो ये लाइन के बेस पे कर रहे थे तो हो गया। अब हमारे पास क्या है कि मान लो 2D 3D 4D इस तरीके से डेटा है, तो उसको कैसे सेपरेट करता होगा, कि मान लो मुझे क्या करना है, इसी क्लास को दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, सिंपली आप सेपरेट कर रहे हो, कि आपको सिंपली क्या करना है, सेपरेट करना है। हाँ, तो कैसे सेपरेट करते हो, बीच में एक दीवार उठा सकते हो, बाउंड्री बना दोगे। तो आपने क्या किया, बाउंड्री बना, ये बाउंड्री का लाइन के बेस पे बना, पक्का। तो मान लो मुझे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो रूम का सेपरेट का मतलब क्या हो गया, पूरा ऊपर तक जहां तक ये इसका रूम होगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इस तरीके से दीवार बनानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारे पास 2D होता है तो इजिली समझ में आता है, 3D में क्या हो गया कि आपके पास 3 लेवल पे डेटा होगा, ठीक है। जैसे हमारा ये रूम हो गया, इसको आप कैसे सेपरेट कर पा रहे हो, सिंपली एक दीवार देके। अब ये दीवार बनता कैसे है, तो आप क्या करते हो, एक रेक देते हो इस तरीके से, देन फिर अगेन इसके ऊपर आता है, फिर अगेन इसके ऊपर इस तरीके से देते हैं, और ये कब तक चलता है, जब तक आपका क्या हो, रूफ तक ना आ जाए, है ना। तो यही चीज सपोर्ट वेक्टर करता है, ये लाइन इक्वेशन ही ड्रॉ करता है, कि आप क्या करते हो, मल्टीपल लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से बना सकते हो, कि आपने क्या किया, मल्टीपल लाइन ड्रॉ किया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी क्या कर सकते हो, सेपरेट कर पा रहे हो। तो यही चीज 3D में करता है, इसी तरीके से 4D मतलब 4D में भी करेगा, सारी चीजों में करेगा। और चूंकि हमें पता है कि फाइनल विजुअलाइजेशन हम कहाँ तक देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में कहाँ तक देख सकते हैं, कौन डायमेंशन तक देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में कितना डायमेंशन तक हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, 3 डायमेंशन लास्ट होता है। इसीलिए यहाँ तक हमने क्या किया, विजुअलाइज करके देखा। 4 डायमेंशन के बेस पे कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं है, समझे, तो हम लोग उसके बेस पे विजुअलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके बेस पे वो विजुअलाइजेशन तो नहीं दिखेगा, बट क्या है कि वो इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इसमें कितने लाइन इक्वेशंस बने, कि जितना आपके पास डेटा पॉइंट होगा उतना क्या होगा, लाइन बनेगा।
और उतना ही क्या होगा, ये लाइन इक्वेशंस होंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा लाइन इक्वेशंस, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू और एक्स होंगे। और जितना ज्यादा डब्ल्यू और एक्स, उसी के बेस पे क्या होगा, इक्वेशंस बनेगा। और इसी को मल्टीप्लाई करते हो तो डॉट प्रोडक्ट हमने लगा दिया। तो ये क्या होगा, हर एक इक्वेशंस को एक ही बार सॉल्व करके देता है। जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो मान लो आपके पास क्या है, तीन इक्वेशंस है, ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी। इसी तरीके से ए टू एक्स प्लस बी टू, अब इसमें से बताना है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, इस तरीके से निकालते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो वो मैथमेटिकली कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये क्या होगा कि आपको सॉल्व करके दे देगा क्या चीज, तो ये हाइपर प्लेन की जो भी ये सेपरेटर पॉइंट होगा आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाता है सेपरेट करना। इसका सिंपल आइडिया क्या था, मैंने बता दिया, हाइपर प्लेन के बेस पे। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, आपको पता है कि ये मार्जिन को हमेशा क्या रखेगा, मैक्सिमम रखेगा। दो डेटा के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, इसके और इसके बीच का मार्जिन क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, बेस्ट लाइन बनेगा। तो वो क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर हमारे लिए करके देता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा था कि 1D में देख रहे थे, 2D में भी देखा, एंड देन 3D में इसी तरीके से चल रहा था। कि ये क्या करता है, हायर डायमेंशन को अच्छे से क्या करता है, हैंडल कर लेता है। कि एसपीएम वर्क वेल इवन व्हेन द नंबर ऑफ फीचर्स इज मच लार्जर देन। नंबर ऑफ फीचर्स मतलब फीचर्स किसको बोलते थे, डेटा में से जितने भी एक्स थे, तो वो सारा चीज क्या होता है, फीचर्स होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। देन इसका थर्ड फोर्थ केस क्या है, कि ये रोबस्ट टू आउटलायर होगा। मतलब अगर आपके डेटा में आउटलायर है और आपने ट्रीट नहीं किया, तो भी क्या होगा, ये अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। रिक्वायर्ड ट्यूनिंग, इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको ट्यून करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने ये बनाया, ये इक्वेशन जो हमने बनाया यहाँ पे, मैंने बोला कि ये एक लाइन का इक्वेशन होगा, यही बार बार मूव करेगा, इधर 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 इधर, ठीक है। कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा हो, कि मान लो इस तरीके से डेटा हो, इसी तरीके का, तो यहाँ पे ये लाइन कहीं पे भी मूव करे, सेपरेशन तो सही से देगा नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि जो डेटा है उसका नेचर क्या है, थोड़ा सा सर्कुलर है ना। तो अब वो जो डिसीजन बाउंड्री बनेगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। या तो आप क्या करो, उसको लाइन को चेंज कर लो, इक्वेशंस को, या तो फिर क्या कर सकते हो कि जो हमारा डेटा है उसको चेंज कर ले। डेटा कैसे चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसको मैं चेंज करना मतलब लाइन के बेस पे सेपरेट करना चाह रहा था, नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, इसका स्क्वायर करके देख लिया। तो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, सॉरी 9 होगा, और 16 होगा। अब इसके बेस पे क्या करते हो कि पहले 1 2 3 4 यहीं पे था। अब क्या है, 1, तो मान लो पहले अब ये 1 यहाँ पे आएगा, यहीं पे। देन कितना आएगा, 4, 4 यहाँ पे आएगा। देन 9, देन 16, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला जा रहा है ना। देखिए कुछ इस तरीके से इधर है, और ये कुछ इस तरीके से इधर है। हमने सिर्फ क्या परफॉर्म किया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो एसवीएम के पास क्या आता है, कुछ अलग से मेथड इंक्लूड रहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म करके हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी चीज हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा जिसके बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। प्लेन बेसिकली होता क्या है, तो मैंने दिखाया है कि मल्टीपल लाइन जब आप बनाते हो, कि अगर आप सिंगल 2D में देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मान लो आपके पास क्या है, एक फीचर x1 है और एक फीचर x2 है। मतलब नंबर ऑफ रूम्स मान लेते हैं इधर, और इधर मान लेते हैं लोकेशन, ठीक है। उसके बेस पे मैंने क्या किया, अपना प्लॉटिंग कर लिया। प्लॉटिंग करने के बाद अगर देखोगे तो ये जो डेटा सेपरेट हो रहा है वो सर्कल के बेस पे हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई एल्गोरिदम नहीं है, तो ये तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, जैसे एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, कुछ भी करना है कर सकते हैं।
उसके बेस पे क्या होगा, सेपरेट होगा। और जैसे आप हायर डायमेंशन में जाओगे कि ये मेरा x1 था, ये यही रहेगा, x2 रहेगा, ये यही रहेगा। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया, x1 और x2 का रूट अंडर टू के बेस पे जो भी वैल्यू आया वो रख दिया। तो ये वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, तो ये एल्गोरिथम से डिसाइड होता है। अब इसके बेस पे यही डेटा क्या हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो गया 3D में। ये हमारा 2D है, इसको मैंने क्या किया, 3D में चेंज कर दिया, एक नया डायमेंशन से ऐड करके अपनी तरफ से। जैसे ये चेंज हो गया, अब आप देख रहे हो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो किसके थ्रू, तो एक प्लेन के थ्रू। जो लाइन हमारा क्या था, 3D में जाते हैं, तो 3D में लाइन के बेस पे जितने भी चीजें सेपरेट होती है उसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है। इक्वेशन दोनों का सेम होता है, लाइन के इक्वेशन y = mx + c। और चूंकि इसमें मल्टीपल लाइन होता है इसलिए हम इसको लिखते हैं w/dx + b। ठीक है। सिमिलर दिख रहा होगा, सिर्फ क्या है, डिनोट करने का तरीका अलग है। इसमें क्या है, मल्टीपल लाइन्स है, तो एक से ज्यादा लाइन होगा तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा, और डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो आपके पास क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर लेते हो, एक को ट्रांसपोज करके एक को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हमारा क्या हो गया, सेपरेटर हो गया। और यही हमारा क्या कहता है, एसवीएम के बेस पे होता है। कि एसवीएम में क्या होंगे, आपके पास चार अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कर्नाल। ठीक है। कर्नाल के बेस पे क्या होता है, डेटा आपका ट्रांसफॉर्म होगा, एंड देन आपको लगता है कि ये लाइन के बेस पे होगा, तो लीनियर रख देते हो। जैसे आप लीनियर रख दोगे तो जो एसवीएम था वो एसवीएम नाम के क्या होगा, लीनियर बन जाएगा। कि वही बिहेवियर क्या शो करेगा, लीनियर का करने लगेगा। वैसे ही आप क्या करते हो, पॉली रख दोगे तो वो क्या करेगा, पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करने लगेगा। उसी चीज में आप जैसे ट्रांसफॉर्म करके क्या करते हो, सर्कल के बेस पे रख देते हो, उसको बोलते हैं आरबीएफ। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सर्कल के बेस पे बिहेव करने लगेगा। तो ये बिहेवियर डिपेंड करेगा उसके कर्नाल पे, कि अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो डेटा है वो नॉन लीनियर है तो ज्यादातर यूज होता है आरबीएफ। ठीक है। ये चीज का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बेस पे क्या होता है, कर्नाल होता है। कर्नाल के बेस पे हमारे पास क्या था, कि हो सकता है कि जो हमारा मॉडल है, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, हो सकता है कि ओवर फिट हो जाए या तो अंडर फिट हो जाए। तो ज्यादातर जितने भी नॉन लीनियर मेथड होते हैं उसमें ओवर फिट होने का ज्यादा चांस रहता है। ओवर फिट मतलब कि जैसा वो डेटा होगा उसी तरीके से क्या करेगा, पूरा एज इट इज बना के दे देगा। अगर एज इट इज बना के दे रहा है तो थोड़ा सा भी डेटा इधर उधर होगा तो आंसर वहां पे गलत हो जाता है। तो उसी चीज को बोलते हैं ओवर फिटिंग, सॉरी ओवर फिटिंग। ओवर फिट में क्या था कि ट्रेनिंग के टाइम में एक्यूरेसी आपका हमेशा ज्यादा होगा, और टेस्टिंग में क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ओवर फिट हो रहा है, अंडर फिट हो रहा है। ठीक। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, कि इसमें नॉन लीनियर में ज्यादातर ओवर फिटिंग के चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, जिस हिसाब से डेटा जा रहा है उसी हिसाब से वो क्या करेगा, डिसीजन मॉडल बनाएगा, है ना। तो उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कि उसमें एरर ऐड कर दोगे। और एरर ऐड करते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशन। ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखता है, कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ पैरामीटर्स लाइक कर्नाल कौन सा लेना है, डेटा के बेस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, रेगुलराइजेशन, कि ओवरफिट हो रहा है तो हमें कितना रेगुलराइज करना है अपने हिसाब से, तो वो, तो ये कहता है कि आपका रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है। तो इसका बेनिफिट है कि ये नॉन लीनियर में सब में अच्छे से काम करेगा, लीनियर में भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट किस चीज का, तो कर्नाल का और रेगुलेशन का आपको खुद से देखना पड़ेगा। इसके लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, मैनुअली ये सारा काम करते हो इसमें, कि इसका कर्नाल कौन सा होगा, इसका रेगुलेशन कौन सा होगा। तो इसमें क्या होगा, कि आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे करेंगे, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें सिंपली इसका वर्किंग क्या होता है, कि जितना भी डेटा पॉइंट रहेगा वो प्लॉट कर लेगा एन डायमेंशन में। देन उसका क्या करेगा, फाइंड करेगा हाइपर प्लेन दैट सेपरेट क्लासेस विद द मैक्सिमम मार्जिन, कि जो भी मैक्सिमम मार्जिन होगा उसके बेस पे। और ये मैक्सिमम मार्जिन किसके बेस पे होगा डिफाइन, तो सपोर्ट वेक्टर के बेस पे डिटरमाइन होता है। ठीक है। एंड देन ये क्या करता है, प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ न्यू पॉइंट्स बाय चेकिंग ऑफ विच साइड ऑफ द हाइपर प्लेन, कि वो किस प्लेन के साइड पे है ना। तो बस इतना क्या था, ये इनका वर्किंग हो गया, मतलब ये एल्गोरिदम यही तरीके से। इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन देखना चाहोगे तो अलग से जाके देख सकते हो, कि w.x है प्लस बी है इक्वल टू जीरो। इस तरीके से क्या है, कि इसमें सारा x क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसमें डायरेक्शंस होंगे। डायरेक्शंस कैसे, तो आपके पास इस तरीके से होगा। अब इसके बेस पे सारा काम कर सकते हो। अब इसमें जो हमारे पास रहता है, कि कौन सा कर्नल हमें यूज करना चाहिए। अगर आपको लीनियर के बेस पे काम करना है तो लॉजिक जहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हो उसको हटा के आप क्या कर सकते हैं, एसवीएम में लीनियर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है,
करनाल के बेस पे चेंज हो जाता है, अपना नेचर चेंज कर लेता है। तो मुझे एक ही चीज में क्या है, सारे फीचर्स मिल रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यूज कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, वर्क वेल विद द डेटा लीनियरली सेपरेटेड। ठीक है। पॉलिनोमियल में सुटेबल फॉर द पॉलिनोमियल डिसीजन बाउंड्री, मतलब थोड़ा सा कर्वेचर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। आरबीएफ में क्या होगा कि ये क्या करेगा, आपके लिए रेडियल बेसिस पे बनाएगा कि आपका ये डेटा पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके आसपास का जो भी होगा एक सर्कल की तरह बन जाएगा। ये डेटा सिमिलर यहाँ पे है, तो इसका जो डेटा है उसके आसपास क्या होगा, इस तरीके से सर्कल टाइप का दिखेगा। ठीक है। देन इसी तरीके से क्या होगा, जितना भी डेटा पॉइंट होगा तो ये एक अलग सर्कल में दिखने लगेगा, और ये जहां तक होगा तो ये एक अलग सर्कल में दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये आरबीएफ का काम होता है, इसको बोलते हैं रेडियल बेसिस फंक्शंस। ठीक है। ये पॉपुलर है किसके लिए, तो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है। और एक होता है सिग्मॉइड, जो क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क में अच्छे से काम करता है, कि आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, बट क्या है कि इसमें आपका उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। इसमें जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो आरबीएफ होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लाइन के बेस पे सेपरेट होगा, वो सर्कल के बेस पे भी तो इजीली सेपरेट हो सकता है, कि मैंने तो उसको अलग अलग सर्कल। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, आरबीएफ रखते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है बस। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमें एक्यूरेसी है, कितना चाहिए। एक्यूरेसी अब कुछ ना कुछ ट्यूनिंग करोगे ना, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा। ठीक है। जैसे आपको ये पता चल गया कि हमारे पास डिसीजन बाउंड्री क्या होते थे। अब इसमें जो होता है हमारे पास एक मार्जिन के बेस पे होता है, कि जैसे आप डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो एसवीएम के साथ ना कर्नल यूज करके, तो यही डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप क्या करते हो, एक प्लेन बना सकते हो। ठीक है? अब इस पे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने चार टाइप का बताया, आपको ये चारों कुछ इस तरीके से दिखेंगे। रो डेटा मतलब जब मार्केट से उठा रहे हो तो डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन जैसे इसमें क्या कर रहे हो, कर्नल परफॉर्म कर रहे हो, तो थ्री डी में आपको कुछ डेटा इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, एक प्लेन बना के इसको सेपरेट कर सकते हो। तो वही हमारे लिए एसवीएम पूरा कर देता है कि सेटअप। अब इसमें मैंने बताया ये चार होते हैं, ये दिख रहा है, लीनियर, पॉली, गॉसियन और सिग्मॉइड। गॉसियन को आरबीएफ बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सिंपल है, दिख रहा है। लीनियर में क्या होता है कि जितना भी डेटा पॉइंट होगा सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा क्या होगा, नया फीचर बन जाएगा। पॉली में क्या होगा कि जो भी डेटा है उसी का पावर में लगा दो, पावर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देन गॉसियन में क्या होगा कि ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल द पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से जाता है। देन इसमें क्या हमारा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड में क्या इन्होंने लगाया, तो 10h का फॉर्मूला लगाया, साइन कॉस टेन होता है ना वो वाला। तो ये फॉर्मूला के बेस पे अगर मैथमेटिकल जाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लीकेशन से, ये मल्टीप्लीकेशन का पावर है, बाकी ये ए टू द पावर, ई टू द पावर एक्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने बोला ई टू द पावर वन, इसका मतलब क्या, कितना वैल्यू होगा, 2.7। अगर ई टू द पावर टू बोलते थे कितना होगा, 2.7 इंटू 2.7। ठीक है। क्योंकि पावर का मतलब क्या हो गया कि उसका स्क्वायर, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है। ठीक है। अब ये ई की वैल्यू हम लोग यूज क्यों करते हैं ज्यादातर, क्योंकि नेचर में जितना भी पैटर्न होता है ना, मोस्ट ऑफ द पैटर्न में जो भी वैल्यू होता है जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो 2.7 आता है। समझे, कि कोई भी पैटर्न है किस तरीके का, तो इस तरीके का, देखा है? कौन सा फ्लावर बन गया, सिर्फ घुमा दिया तो, थोड़ा सा पंखुड़ी इस तरीके से बना दो गुलाब बन गया, नहीं। तो ज्यादातर फ्लावर्स में नेचर पे आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलता है, और इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल। समझे, और यही हमारा क्या होता है, ई की वैल्यू होती है। ठीक है। और इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल में यूज करते हैं। ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो वैल्यू आया वो 2.7 आया। कोई सा जैसे हमने कोई हमने हाँ, कोई सा भी उसको 2.7 ऑन एन एवरेज जो रेशियो की वैल्यू आएगी ई का, जो भी वो क्या सर्कल बना रहा है वो 2.7 के बेस पे ही बना रहा है सर्कल। समझे, 2.7 गोल्डन पैटर्न, ये अलग चीज है। ये तो
तो ये दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है सारा चीज कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, और इसी का वैल्यू होता है इसको, अच्छा सॉरी, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। वैल्यू बोल रहे थे बार बार। ये चीज हमारा कहलाता है गोल्डन रेशियो, कि जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सारा चीज गोल्डन रेशियो के बेस पे हो। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं तो ज्यादातर है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट ने, उसके बेस पे उनका वैल्यू 2.7 आया है। उसी तरीके से ग्रेविटी की कितनी होती है? ग्रेविटी 9.8 होता है, भूल जाते हो क्या? अप्रोक्स करके 10 कर देते हैं। नहीं, ये तो बचपन में ही रट जाते हैं। 9 पॉइंट नहीं, कुछ चीजें होती है जो एक बार याद हो जाता है फिर भूलते नहीं है, है ना? तो अगर भूल जा रहे हो मतलब आपने मन से नहीं पढ़ा हुआ उस टाइम, समझे? तो वो चीज क्या होता है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो अलग अलग करनाल के बेस पे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो हर एक चीज का क्या होता है कि जितना भी मैथ में इक्वेशन कुछ नहीं होता। इक्वेशन मीन्स पैटर्न। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न को जनरलाइज कर दो। कैसे जनरलाइज करते हैं? कि मैंने 1 2 3 4 5 बोल दिया। ठीक है, अभी ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5। मान लो मेरा एक्स जिस तरीके से था उसी तरीके से वाई भी एज इट इज है। मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई हो गया, है ना? अब ये पैटर्न किस तरीके से दिखता होगा रियल वर्ल्ड में? तो एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे दिखता है। कैसे? तो सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 है। तो ये जो लाइन जाएगा हमेशा मिडिल पे जाएगा। देखा? तो ये बेसिकली क्या है, एक पैटर्न ही तो है। पैटर्न बेसिकली क्या बोलते हैं कि आपने किसी भी तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर दिया, वही पैटर्न हुआ ना। अब ये किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर उसका क्या है, एक फिक्स ड्रॉ करने का क्या है, लॉजिक है, तो वही चीज हमारा क्या होता है, मैथ में इक्वेशन बन जाता है। तो मान लो एक लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने का एक फिक्स पैटर्न होता है कि हमेशा इस तरीके से जाएगा, है ना? एक सर्कल ड्रॉ करना है तो ये हमेशा इसी तरीके से जाएगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना? तो ये क्या है कि ये पैटर्न ही है ना? तो यही चीज हमारा पैटर्न इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या नहीं? अगर लिख पा रहे हो मतलब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना? पैटर्न में क्या होगा कि मान लो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेडियस का। तो रेडियस आप चेंज करोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो। कि मेरा क्या रेडियस, अगर मैं यहाँ से रेडियस सिर्फ निकाल लूँ, कि मैंने क्या किया, अर्थ का रेडियस निकाल लिया। अब उसके बेस पे मुझे सरकमफ्रांस क्या मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं रेडियस के बेस पे ही पूरा निकाल सकता हूँ एक ही बार में। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज सबसे मिनिमम चीजें होती है उसको निकालने के बाद हम सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारा कैलकुलेशन चलता है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, पूछते हैं ना कि धरती का क्या है पैरामीटर इतना है, तो किसने मापा? आपने मापा? नहीं। सही है। अब बताओगे रेडियस कैसे निकाला होगा उसने? अर्थ का रेडियस कैसे निकाला होगा? तो ये कैसे, छोटा थोड़ी ना है। तो हमारे पास अलग अलग सेंसर होते हैं। तो सेंसर के बेस पे हम क्या करते हैं, चीजें मेजर करते हैं। जैसे अगर आप क्या करते हो, अर्थ के नीचे कोई भी चीज मेजर करना, मतलब डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो वाटर में, तो कैसे करते हैं? कौन सा सेंसर रहता है उसके लिए? हाँ, सोनार बोलते हैं। सोनार या रेडार बोल सकते हो, तो उसके बेस पे रहता है, समझे? वो क्या करता है, सिंपली फ्रीक्वेंसी भेजता है, वो कहीं पे भी उसको पहला मिलेगा क्या, लैंड सरफेस, वहां से वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, और हमें पता है इक्वेशन टाइम के बेस पे क्या। हाँ, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कितना डिस्टेंस है। ठीक है, क्या बोलते हैं तो उसको, टाइम इक्वल टू, बताओ, दूरी बटे, टाइम इक्वल टू क्या होता था, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये रहता है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यही होगा ना? क्योंकि आपस में ही क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं।
तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी स्पीड से आपने क्या किया है, उस लाइट को भेजा है। हाँ, एंड देन कितना आपने को टाइम लगा है, कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से बॉल फेंका तो बॉल वापस भी आएगा, तो उसको फेंका कितने स्पीड में वो मुझे पता होना चाहिए था, और कितना टाइम लगा उसको आने में। उसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। अब हम लोग बॉल तो नहीं फेंक सकते इतना ज्यादा, तो उसके लिए क्या था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब फिजिक्स में जो पढ़ते हो। हाँ, जो हम और आप बोल रहे हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ, जैसे जो हम लोग सोनार सिस्टम बोलते हैं वो किस पे इंस्पायर रहता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बैट। बैट के पास क्या आई होता है या नहीं होता, चमगादड़ होता है या नहीं होता, नहीं होती। वो जो भी काम करता है वो मुंह से अपना एक साउंड निकालता है, वो साउंड वापस टकरा के आता है, तब उसको पता चलता है सामने क्या है, कुछ दीवार है, तो वो उधर नहीं जाता। और ये इतनी स्पीड करता है कि आपको नहीं लगता। नहीं होती। उसी से इंस्पायर है हमारा सोनार, समझे। कि सोना क्या है, चमगादड़ किस तरीके से ट्रेवल कर पा रहा है जब आंख नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ अलग काम कर रहा होगा वो। तो उसी से हमारा इंस्पायर रहता है सोनार, समझे। अब वो तो नहीं देखा मैंने, शायद। अच्छा, चमगादड़ का नहीं पता था। भाई बचपन में पढ़ा है। हम्म, ये दिख रहा है, लेकिन इनसे नहीं दिखता इनको। ये सोनार सिस्टम यूज करते हैं। ये दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, कोई चीज सामने होगा तो ऑटोमेटिकली वापस आएगा, और उसको पता चलता था क्या है, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग है इसका, इसको पता चलता है क्या चीजें कैसी है। सेम चीज हमारा कौन करता है, तो डॉल्फिन करता है, समझे। जितने भी हमारे पास फिश वाले होते हैं ना, सारा चीज इसी तरीके से चलता है। उसके बेस पे उनको भी पता चलता है क्या चीजें नहीं है। उसी चीज से इंस्पायर होकर हमने क्या बनाया, सबमरीन बनाया, समझे। मछली का थोड़ी ना बोल रहे हैं, कुछ कुछ होते हैं, सारे नहीं। डॉल्फिन को कैसे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उनको फ्रीक्वेंसी पहले से ऑब्जर्व हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे ना, तो वो चीज क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी सुनने का तरीका होता है वो अलग है, उनका जो होता है वो अलग होता है, समझे। तो उसका जो थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है अर्थ में, तो उसको पता चल जाता है उन लोगों को, समझे। इसलिए कहता है कि नेचर भी बोलते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है तो क्या है, सबसे पहले वहां से जानवर भागते हैं, है ना, उसके बाद इंसान। तो यही चीज होता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब ये सोनार सिस्टम कैसे काम करता होगा, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली इसका क्या होता है, साइंस होता है। तो साइंस के बेस पे हमने क्या बनाया, एक इक्विपमेंट बना दिया है, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, अब उसी के बेस पे यूज करते हैं, समझे। तो उसी के बेस पे जो भी चीजें निकलती है उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, और ये फॉर्मूला आप किसी में भी अप्लाई करते हो उसके बेस पे निकल जाएगा। हम्म। चलो छोड़ो, कोई नहीं, तुमने रोका किसने है, नहीं रोका। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लेते हैं, फिर कोडिंग पार्ट में देखेंगे। इसमें एक चीज होता है मार्जिन। हमने देखा कि मार्जिन के बेस पे ही सारा काम हो रहा है ना। तो इसमें दो तरीके का आपको कभी भी मार्जिन दिखेगा, दिख रहा है, एक हार्ड मार्जिन की तरह दिख रहा है, एक सॉफ्ट मार्जिन। अब आप यहाँ से एनालाइज करो और बताओ कि हार्ड मार्जिन क्या होगा और सॉफ्ट मार्जिन क्या होगा, डिफरेंस तो दिख रहा होगा। सॉफ्ट मार्जिन में कुछ जो पहले जो डेटा पॉइंट तो सॉफ्ट वाले जो मतलब जिनको इग्नोर कर रहा है, सॉफ्ट वाले में इग्नोर कर रहा है कुछ डेटा पॉइंट्स को। और हार्ड वाले में
कोई इग्नोरेंस नहीं। सीधे मौत सजा। नहीं, होता है ना कि 2-4 साल की सजा। तो सिंपल यही होता है कि हमें एक्यूरेसी 100% अगर चाहिए तो ये ले लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो भी सेपरेशन पॉइंट होगा इसके बीच में कोई भी डेटा पॉइंट्स नहीं होगा। ठीक है। हार्ड मार्जिन हो गया, आपको एक्यूरेसी अच्छा से मिल रहा है, लेकिन इसका डिमेरिट क्या होगा फिर? ओवरफिटिंग का। कि हमारा हो सकता है कि बाय चांस ओवरफिट हो जाए। ओवरफिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग नए डेटा पे सही से काम नहीं करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ डेटा पॉइंट ऐसे भी होंगे जो मिसक्लासिफाइड भी हो सकता है। मिसक्लासिफाइड का मतलब क्या हो गया? कि थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जाएगा। कि कुछ एक दो डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग मिसक्लासिफाई कर देंगे, ताकि क्या हो, हमारा जो मार्जिन लाइन बने वो थोड़ा सा अच्छा सा बने, है ना। कि कुछ ऐसे भी रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो 100% है, समझे। तो इसलिए हम लोग भी 100% लेके नहीं चलते, लेकिन हाँ, कि हमें पता होता है कि इस इन्वायरमेंट में इतना होगा तो 100% है। जैसे बहुत जगह पे रहता है ना कि 100% चांस रहता है, 100% गारंटी। लेकिन उसके हिसाब से वो इन्वायरमेंट में आपको कर चलना पड़ता है कि सेम इन्वायरमेंट आप करोगे तभी होगा। और वो इन्वायरमेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होगा रियल वर्ल्ड के डेटा में, है ना। कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। जैसे लैब टेस्टिंग, कोई भी लैब टेस्टिंग होता है तो क्या होता है कि सारा चीज उसको ध्यान में रखा जाता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, है ना। सब लोग क्लीन होके, देन फिर क्या होता है कि आप कुछ मास्क पहन के सारा चीज, मतलब सेम चीजें बार बार दोहराते हैं, है ना। तो वहां पे एक्यूरेसी हमेशा क्या चाहिए? सेम डेटा पे 100% चाहिए होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आप हाउस प्राइस पे बात करते हो तो कुछ भी डेटा कुछ भी क्या होगा, डिपेंड कर सकता है ना। कि मान लो हमारे पास हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है, क्या उसमें ऑनर नेम डिपेंड करता है? अगर वही धोनी का घर रहा तो वही रहता है ना। रियल वर्ल्ड में कभी भी क्या आता है, कुछ चीजें चेंज हो जाता है। कि वो चेंज करता है रियल वर्ल्ड में किस चीज को लेके? पॉपुलैरिटी को लेके, है ना। तो वो रहता है अलग, समझे। कि आपने क्या किया, अगर आप अपना क्लोथ सेल करना चाहोगे तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा, है ना। मुझे लगा था तुम्हारा। लेकिन वही क्या करेगा, क्रिकेटर सिर्फ साइन करके या फिर ऐसे ही दे देंगे तो क्या होता है, करोड़ों में चला जाता है। तो तो वो अलग चीज होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं थोड़ा सा, और ऐसा कैसा? तो सॉफ्ट का। तो वो डेटा पे डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का मार्जिन चाहिए, हार्ड मार्जिन या सॉफ्ट मार्जिन। कि हम लोग एग्जैक्ट दोनों को स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स मिक्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ डेटा पॉइंट मिक्स हो सकते हैं, उसको सॉफ्ट मार्जिन। अगर नहीं तो हार्ड मार्जिन। अब इसके बेस पे कैसे पता चलेगा कि हार्ड मार्जिन कब होगा? तो एरर के बेस पे। अगर आप क्या करते हो, एरर एकदम जीरो रख देते हो, तो एरर जीरो का मतलब क्या है? कि आपके पास कोई भी सेपरेशन पॉइंट क्या है, इस बाउंड्री के बीच में नहीं आ रहा होगा, है ना, तभी तो एरर जीरो आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एरर जीरो हो गया। इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ एरर रहेगा। ठीक है। अगर आपको हार्ड मार्जिन से सॉफ्ट मार्जिन में जाना है तो क्या करोगे? एरर को इंक्रीज करोगे, है ना। इंक्रीज कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या था, रेगुलराइजेशन मेथड था। कौन सा? L1 और L2। ठीक है। तो ज्यादातर L2 यूज होता है। L2 क्या था? रीज। ठीक है। अब ये कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा वो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में खुद से करना पड़ता है। ठीक है। कि आपको ये मार्जिन कितना सॉफ्ट रखना है कितना हार्ड रखना है, वो क्या होगा, रेगुलेशन के बेस पे होगा। ठीक है। उसी के बेस पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना कम हमारा क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू होगी। लैम्डा क्या होता है? तो बोल सकते हो रेगुलराइजेशन। मतलब इसमें क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर कहाँ पे दिखेगा? इसके ऑपोजिट साइड पे जाओगे ना, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता ही देता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। SVC, ये दिख रहा है। इसमें पैरामीटर किसको बोलते हैं पता है ना? कि सिंपल जो भी हमारे पास फंक्शंस बनाते हैं उसके अंदर जो भी चीज डिफाइन करते हैं वो हमारा पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्यों बना के रखते हैं? ताकि यूजर अपना इनपुट दे सके, है ना। तो यहाँ पे एक सी की वैल्यू होगी, एक करनाल जो मैंने बताया वो, एक डिग्री। तीन चीजें आपको दिख रही हैं। इसके अलावा अगर यूज देखोगे तो एक और होगा इसमें कहीं, ये तीन, मतलब ज्यादातर तीन। और अगर आपको कभी कभी यूज करना रहेगा तो ये गामा भी यूज कर सकते हो। जितने भी वैल्यू है सबका कुछ ना कुछ यूज केस है। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू बेसिस पे और ट्यूनिंग के बेस पे ज्यादातर जो यूज होता है ये चार यूज होते हैं। ठीक है। तो सी की वैल्यू हमने बताया क्या होता है, कि मान लो आपको क्या करना है, एरर को रखना है। तो क्या होता है, एरर होता है। एरर कैसे रखते हो? तो L1 L2 के बेस पे रख सकते हो, है ना।
अब इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके बगल में क्या होता है, लैम्डा होता है। और लैम्डा की वैल्यू क्या होता है, सी के इनवर्स होती है। तो सी का इनवर्स इनवर्स कैसे लिखते हैं, 1 बाई जो भी डेटा हो गया लैम्डा, और जो भी हमारा एरर है। तो इस तरीके से चलेगा, है ना। अब बताओ सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि एक इंक्रीज होगा क्योंकि रिवर्स है ना। तो लैम्डा की वैल्यू रिड्यूस होगी, लैम्डा की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। ये चीज हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, एरर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये काम करेगा पूरा। तो ये हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, तो सी से कंट्रोल कर रहे हैं। करनाल हमने बताया अपने हिसाब से किस टाइप का डिसीजन बाउंड्री बनाना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। डिग्री अगर पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं तब इसका यूज रहता है। पॉलिनोमियल में क्या आता है, पावर बढ़ाते घटाते हैं। तो पावर को हम क्या बोलते हैं, हाँ, कि हमने बोला एक्स टू पावर 5, या फिर मैंने बोला एक्स का जो डिग्री है वो 6 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी रीड करते हैं, पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। गामा हमारे पास नॉर्मली होता है कैलकुलेशंस के लिए। अगर मैं आपको दिखा दूं, इनका जो पूरा डिटेलिंग रहेगा, इसके कॉफिशिएंट का आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, दिख रहा है कि सी क्या होता है, तो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है ज्यादातर किसके बेस पे, तो L2 पेनल्टी के बेस पे, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, जो भी रेगुलराइजेशन आप यूज करोगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सी के, ठीक है। तो जो चीज मैंने बताया वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा। करनाल में कौन कौन सा होगा, तो लीनियर होगा, पॉली होगा, आरबीएफ होगा, सिग्मॉइड होगा। प्री कंप्यूटेड का मतलब होता है कि अपने हिसाब से वो चूज कर लेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने हिसाब से चूज करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा, है ना। तो मालूम मैंने डिसीजन आप पे ही छोड़ दिया, तो थोड़ा सा तो सोचोगे ना। अगर मैंने आपको बताया कि नहीं आपको आरबीएफ यूज करना है, तो आपको वो सोचने वाला टाइम बच जाता है इससे। देन अगर आप क्या कर रहे हो, पॉलिनोमियल यूज कर रहे हो, तब आप क्या करते हो, डिग्री की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। गामा स्केल और ऑटो, हम्म, हाँ, कि मिनिमम आपका 3 होगा, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ नहीं रखते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ऑटो यूज कर रहे हो तो क्या होगा, यूज 1/n फीचर्स इफ लोड मस्ट बी नॉन नेगेटिव, गामा स्केल इज पास देन। ये सिंपली होता है फीचर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने फीचर्स के बेस पे सारा चीज कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो दो वैल्यू होते हैं, एक गामा होता है, एक क्या होता है, ऑटो होता है। गामा कब यूज करते हैं, जब कर्नाल कोएफिशिएंट फॉर द आरबीएफ पॉलिनोमियल और सिग्मॉइड के लिए होता है, कि कितना हमारे पास क्या होगा, फीचर्स इसके अंदर जाएंगे। तो कितने फीचर्स जाएंगे, तो मैंने बोला 1/n जाएंगे। अगर आपका क्या है, नंबर के हिसाब से रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। फीचर्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कि कितने कॉलम कैलकुलेशंस के लिए बाय डिफॉल्ट वो यूज करेगा। बाकी फिर हम लोग इतने ही, ये 4 पैरामीटर्स के बेस पे हम लोग ज्यादातर बात करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करना सिंपल होता है, कैसे पता चलेगा, इसका इसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल के कोड भी रहते हैं। सबसे नीचे पे जाओगे ना, तो बस इतना ही कोड होता है, नहीं ये नहीं, नीचे होगा कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाँ ये दिख रहा है, मॉडल रूट फिट किया है। तो अगर आपको मॉडल बनाना है तो ये 2 लाइन जो हमने लिखा है यहाँ से, इतना ही लिखोगे तो मिल जाता है। एसबी से आपको यूज करना कर सकते हो। बाकी एक्स और वाई हमारा क्या है, डेटा पॉइंट है ना, एक्स वाई डेटा है। मैंने एक पाइपलाइन बनाया है, पाइपलाइन क्यों बनाते हैं, ताकि इजी हो हमारे लिए, एक ही बार में कैलकुलेशन हो जाए। स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया, क्यों किया, ताकि क्या हो, डेटा का जो रेंज है कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्केलर है, वो मीन मैक्स था। स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, दीदी का मीन 0 हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है, समझे। और इसका जो रेंज रहता है वो -50 से +50 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा हमारे पास, इसका जो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर रेंज जाता है वो -4 से +4 के बीच में ज्यादातर देखते हैं, ठीक है। बट इंफिनिटी में भी जाता है। तो स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर लिया। देन हमने उसके बाद कौन सा, एसवीसी, मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। तो क्लासीफायर होता है और एक रिग्रेसर होता है, रिग्रेसर रिग्रेशन के लिए यूज होगा, क्लासीफायर क्लासीफायर के लिए होगा। अब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी पैरामीटर रख सकते हो, तो इन्होंने एक पैरामीटर यूज करके आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गामा सी की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, सारी चीज चेंज कर सकते हो। उसके बेस पे हमने क्या किया, फिट किया, उसका वजह से ट्रेन किया, जो भी उसके बेस पे डेटा आएगा वो आपको आउटपुट में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर एग्जांपल है सिर्फ एसवीसी का, है ना। यही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा के बेस पे काम कर रहे हैं। यही चीज मैंने क्या किया कि एक डेटा के बेस पे बात किया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें क्या होता है, सिंपली मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज करते हो। बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन याद है,
बाइनरी का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें दो ही क्लास होगा, हाँ ना, यस नो, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से क्या होगा, दो ही चीजें होंगी कि ये कैट है या नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, कि मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने पूछ दिया कि आज का वेदर क्या है, तो बोल सकते हो मुख क्या है, बारिश हो रही है, या फिर गर्मी हो रही है, या फिर ठंड हो रही है, तो क्या है, दो से ज्यादा कंडीशन है, मतलब जो दो से आंसर ज्यादा आ सकते हैं, है? लेकिन क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू ही होंगे। तो उस तरीके से हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो एसवीएम क्या करता है कि ये कैलकुलेशंस के लिए कुछ इस तरीके से वन वर्सेस वन और वन वर्सेस रेट्स का यूज करता है। तो डिफॉल्ट जो होता है वो ये रहता है। अब वन वर्सेस वन का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास जो भी वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करेगा, देन उसके बेसिस पे दूसरा जो आंसर होगा उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। अब दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो यूज कर लेगा, ठीक है। अब वन वर्सेस रेस्ट में क्या होगा, वन वर्सेस रेस्ट मतलब मल्टी क्लासिफिकेशंस। आवाज कर रहा है, कोई नहीं। तो मल्टी क्लासिफिकेशंस में क्या होगा, कि मान लेते हैं हम लोग कि या तो ज्यादातर गर्मी हो रही है, हॉट, कोल्ड, या फिर नॉर्मल, ठीक है, तीन मान के चलते हैं, दो से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें से मुझे प्रेडिक्ट करना है कि आज हॉट डे है, या फिर कोल्ड डे है, या फिर नॉर्मल डेज की तरह है ना। अब इसकी प्रिडिक्शंस कैसे होगी, कि अगर सिग्मॉइड लगा रहे हैं, तो पिछले क्लास में सिग्मॉइड का यूज कर रहे थे, तो सिग्मॉइड दो दो डेटा के बेस पे बात कर रहा था। तो इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से बात करेगा। तो वो क्या करेगा ना, कि जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो हर एक का, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो मान लो एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये दोनों को एक साथ रखेगा, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी में और आने की प्रोबेबिलिटी में एक साथ रखेगा। तो ये वन हो गया, और उसके अलावा जितना भी रहेगा वो दूसरे में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन वर्सेस रेस्ट, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, बाइनरी की तरह ट्रीट होगा। अब ये क्या करेगा, पहला कॉम्बिनेशन चेक करेगा एच के लिए, कि एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब सी और एन अलग क्लास में, मतलब इसको जीरो और इसको वन मान के चले, तब एच की क्या प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से क्या होगा, सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे पास एच और सी अलग में है, इसी एच और एन। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, एन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब रेस्ट वाले क्या रहेंगे, एच और सी। तो तीनों में से जिसका बेस्ट आएगा वो क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या करता है, वन वर्सेस रेस्ट में करता है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास दो ही क्लास के बेस पे सारा चीज कैलकुलेशन होता है, और ये जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सारा कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके देखता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ क्या करते हो, वन वर्सेस ये तीन अक्षर है ना, इसको लिख देते हो, देन बाय डिफॉल्ट भी यही रहता है, ठीक है। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी सही से काम करता है, और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है कब यूज करना चाहिए, कि इसमें लार्ज डेटा नहीं है तब आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या है, हाँ, वन वर्सेस रेस्ट नहीं, एसवीएम का, कि ये सारा चीज क्या था, पैरामीटर के बेस पे बात कर रहे थे। अब क्या है, कब इसको यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या है, ज्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा तब हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कि ये कैसे सारा चीज कैलकुलेट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे बताओ। तो वो चीज क्या होगा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन वी नीड अ हाई प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या था, प्रिसीजन और रिकॉल, प्रिसीजन क्या था, कोई नहीं, सही गलत जो भी है बताओ, बोलो। सर रिकॉल तो होता है मतलब कितना कितना सही और मशीन कितना गलत कराती है। और प्रिसीजन प्रिसीजन सब ध्यान में प्रिडिक्टेड में, कि मशीन ने टोटल कितना ट्रू प्रिडिक्ट किया और उसमें से एक्चुअल मशीन का सही कितना है ना। तो वो रहता है, ठीक है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे जब हमें हाई प्रिसीजन चाहिए तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर प्रिसीजन में अच्छा खासा स्कोर चाहिए तो बाकी मॉडल को हटा के अभी तक जितना भी मॉडल पड़े हैं उसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं, तो एसबीएम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही रहता है कि आपके पास क्या रहेगा, चीजें रहेंगी, बट इसमें आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा, क्या, पैरामीटर ट्यूनिंग मस्ट रहेगा, ठीक है। और ये ट्यूनिंग एक्सपेरिमेंट बेस होगा। तो मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो यूज किया है, एक हमारे पास डेटा सेट था, मैंने नोट्स यहीं पे बना के रखा था, गड़बड़ हो गया है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से, कोई नहीं यहाँ पे नहीं।
तो मैं आज फिर से करूँगा। तो हमने लिया था आयरिस, आयरिस डेटा सेट का। ये करवाया था ना कुछ पिछले क्लास में, तो डेटा सेट के बारे में तो पता होगा। तो सेम प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करें। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, एंड वर्सिकुलर, सेंटोसा और वर्जिनिका। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लास के लिए करके देखेंगे, मतलब ये दोनों के लिए करके देखेंगे, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन। देन फिर इसी चीज को मल्टी क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इसी चीज को बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे बना सकते हैं, कि मान लो मेरे पास 3 क्लास है, उसमें से मुझे 2 क्लास ही चाहिए। कि मान लो मेरे पास 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है और 3 है। ठीक है, ये फिर मान लेते हैं ये 0 है। अब मुझे इसमें से वही वैल्यू चाहिए जो क्या है, 2 से लेस देने। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखते थे, इसमें से मुझे सारा वैल्यू चाहिए जो क्या है 2 से कम है। कैसे लिखते थे, बुलियन इंडेक्सिंग याद है, बुलियन इंडेक्सिंग, कि जो भी मान लो कॉलम का नाम एक्स है, कि एक्स में जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए 2 से। एंड देन इस तरीके से रख दोगे और ये डेटा फ्रेम होगा। तो ये हमें मुझे क्या लगेगा, ये 2 वाला जितना है उसको हटा के सिर्फ क्या करेगा 0 वाला लग देगा। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्लाइसिंग का भी कर सकते हैं, कि जहां से 2 की वैल्यू आ रही है उसको हटा देंगे। समझे, तो सबसे इजी रहता है बुलियन इंडेक्सिंग। सिंपली क्या करो, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 एंड देन डेटा फ्रेम के पास, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो 2 से कम होगा वो वैल्यू ला के दे देगा। मतलब मेरे पास सिर्फ यही 2 क्लास बचेंगे, क्यों, क्योंकि इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ये समझ में आओ, तो ये कर लेंगे, तो ये हमारा बाइनरी बन जाएगा। फिर मल्टी भी बना लेंगे। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ, बाकी एक बार आप ट्राई करना, फिर हम लोग फिर कल करके देखेंगे। ठीक है, इसमें से ऐसा कोई कोड नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। हम्म, बताओ, मॉडल सिलेक्शंस में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, डेटा को सेपरेट करता है। कि अगर आपको एसवीएम यूज करना है तो उसमें से एसवीसी और एसवीआर यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग एसवीसी यूज करेंगे। ठीक है, देन हमने क्या किया, डेटा सेट लोड किया है। ठीक है, लोड करने का सिंपल तरीका था। अब मैंने क्या बोला, कि आप क्या कर सकते हो, 2 फीचर्स रख सकते हो। कैसे, तो सिंपली मैंने बोला स्लाइसिंग के बेस पे भी कर सकते हो और बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्लाइसिंग के बेस पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि मुझे सारे रो चाहिए और कॉलम में कौन सा चाहिए, सिर्फ 2 ही। अगर मैं इसको विजुअलाइज करके दिखाऊं, आपके पास यहीं पे विजुअलाइजेशन कुछ तो होंगे किसी के। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है, कि जो भी हम लोग विजुअलाइज 2D पे क्यों बना रहे हैं, कि अगर आप देखोगे कि आपके पास 2 फीचर्स के बेस पे काम कर रहे हो, है ना। कौन कौन से फीचर्स हमने लिया, स्पेल का लेंथ और स्पेल का विड्थ। उसके बेस पे क्या किया है, हमने 2D में ग्राफ बनाया है। अगर 2 से ज्यादा कॉलम लेते हैं तो 3D बनेगा, 3 में। अगर 4 लेते हैं तो बन जाएगा, 4D बन जाएगा ग्राफ में। तो लास्ट 3D बना सकते हैं, है ना। तभी हम लोग 2D पे ज्यादातर सीखे हुए हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो भी फीचर्स है 2 ही फीचर्स लेके चल रहे हैं। कौन सा फीचर्स, तो स्पेल का लेंथ और स्पेल का विड्थ। ठीक है, तो वही चीज हमने क्या किया यहाँ पे, कि 2 कॉलम लिया है। तो यहाँ पे मैंने कोड में वही लिखा हुआ है, देखोगे तो, कि मुझे क्या चाहिए, एक्स से, कि डेटा सेट से, आयरिस वाले डेटा सेट से मुझे सारे रो चाहिए और इसमें से 2 कॉलम चाहिए, 0 और 1 का, है ना। इसी तरीके से लिखते थे। देन इसी के बेस पे मुझे क्या चाहिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। तो जो वैल्यू क्या होगा, 2 से लेस देन होगा, वही वैल्यू मुझे चाहिए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ले लिया। यहाँ पे 2 फीचर्स यूज करने के लिए लिया है, और यहाँ पे मैंने कंपेरिजन के लिए किया है। अब ये जैसे मुझे मिल जाएंगे तो भाई उन्हें अलग से दोबारा, अच्छा यहाँ पे दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है, दोबारा लोड एक्स और वाई, इसको हटा देते हैं, या फिर यहाँ पे भी लोड है, इसी को हटा देते हैं, क्योंकि सेम कोड 2 बार रिपीट किया है ना। ठीक है, तो यहाँ से देन फिर हमने क्या किया, एक्स को अलग रखा है, वाई को अलग रखा है। इसमें मास्क क्या है, अगर आप इसको रन करोगे तो मास्क का मतलब क्या है, हम्म,
मतलब ट्रू 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 और फॉल्स 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 देता है, याद है। तो अगर मुझे ट्रू वाला चाहिए तो कहाँ पे भी चाहिए, जिसका लेवल हमारे पास एक्स के बेस पे आएगा, वही चीज जिसका लेवल हमें वाई के बेस पे। अगर मैं इसको दिखा भी दूं आपको एक बार, ये बताओ मास्किंग के बेस पे किया था या नहीं किया था कुछ। मास्किंग मतलब एक वेरिएबल का नाम है बस। अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर ये वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ, वाई इज ग्रेटर देन टू, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, दिख रहा है। ट्रू 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 फॉल्स 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 इस तरीके से दिखेगा ट्रू फॉल्स के बेस पे, है ना। आप इसमें समझ, हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पूरा रन किया ना हमने। अगर आप यहाँ से दोबारा रन करो तो आपको दोनों चीजें दिखेंगी, दिख रहा है। ट्रू फॉल्स सारा चीज दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद का पूरा कोड भी रन हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसको रन किया था इसीलिए। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे मिलेगा। ट्रू का मतलब क्या है कि वो उससे कम है, फॉल्स का मतलब क्या है वो उससे ज्यादा है ना। अब मुझे क्या चाहिए था, वाई में से जो क्या है ट्रू होगा वही चाहिए, तो मतलब यहाँ तक का डेटा चाहिए, तो कैसे लेते थे। तो सिंपली आप क्या करते थे इस तरीके से, इंडेक्सिंग किस में से लेना था, तो वाई का ही। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो एक्चुअल वैल्यू दिख रहा है। तो ये मैंने तो वाई में ले लिया, जो हमारे पास लेबल है उसी का ही तो एक्स चाहिए मुझे, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो उसी का एक्स चाहिए तो क्या होगा कि जहाँ पे वाई हमारा ट्रू होगा वहीं पे भी एक्स का भी ट्रू होना चाहिए। तो उसी के बेस पे हमने क्या किया, मास्किंग कर दिया कि एक्स की वैल्यू पे हमें वहीं पे चाहिए जो क्या होगा वाई के लिए ट्रू होगा, समझे। कि मान लो इंडेक्स जीरो पे क्या है ट्रू है, तो एक्स वाला भी जीरो वाला जितने भी फीचर्स होंगे वो सारा चाहिए। उसी तरीके से वाई में जितना क्या होगा थर्ड वाले में क्या है जीरो है। अगर मैं इस तरीके से बताओ, ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। कि सिंपली मान लो हमारे पास कॉलम में यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो अगर ये ट्रू हो गया तो ये फीचर्स में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, तो ये थर्ड वाले को उठा लेगा। अगर इसका फॉल्स है तो इसको हटा देगा, तो मतलब आपको एक्स भी उसके बेस पे लेना है और वाई भी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स भी उसके बेस पे ले लिया और वाई भी, कि जहां जहां ट्रू होगा वहीं पे हमें क्या करना यूज करना, ताकि क्या हो ये बुलियन के बेस पे काम कर ले। देन फिर आपका सारा प्रोसेस सेम होगा, ट्रेंड स्प्लिट करोगे, देन एसवीएम यूज करोगे, देन फिट करोगे, एंड देन मॉडल की एक्यूरेसी चेक करोगे। एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक्यूरेसी मॉडल यूज करोगे, एक्यूरेसी 100% आ रहा है, आप इसी चीज को प्लॉटिंग करके देख सकते हो कैसे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया, तो सेम प्लॉटिंग कर सकते हो मैट प्लॉट लिख पे, ठीक है। तो सेकंड में आपके पास प्लॉटिंग भी है, ये दिख रहा है। क्योंकि मैंने बाइनरी बनाया था, बाइनरी में क्या होगा दो ही होंगे। अब इसके बेस पे क्या है एक लाइन ड्रॉ हो रहा है और इसके बेस पे सेपरेट हो रहा है, तो ये एसवीएम में बता है। ये प्लॉट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, तो इसके लिए यूज होता है काउंट एफ प्लॉट, ये दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमने काउंटर एफ प्लॉट का यूज किया है, ठीक है। अब इसमें कलर अपने हिसाब से क्या होता है कि जो भी हमारे पास जितना भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा उसके हिसाब से मैंने कलर रखा है, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है जेड वैल्यू है, एंड देन जेड में कौन सा वैल्यू आएगा, तो प्रिडिक्ट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। कि प्रिडिक्ट होने के बाद जो भी हमारा वैल्यू जहाँ पे आ रहा है एक लाइन के बेस पे, उसके बेस पे क्या होगा वो सेपरेट होगा। और चूंकि हमारा ये क्या है लीनियर के बेस पे, इसलिए क्या है एक स्ट्रेट लाइन देख रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो सेम कोड है एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको जो भी प्लॉटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने क्या है कमेंट में लिख दिया कि ये बेसिकली होता क्या है किस तरीके से यूज होगा, तो सेम चीज है। अब दूसरा आता था मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्या होगा कि जो हम लोग दो क्लास के लिए वहां पे डिवाइड कर रहे थे वो सिंपली जैसा था वैसा ही रहने देंगे, मतलब सेंटोसा वर्सिकुलर और वर्जिनिका तीनों के लिए रहने देंगे। पागल हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीनों क्लास हैं। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसका डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है। मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज कर रहे हो सिंपली बाइनरी के लिए भी सेम रहता था। इसमें सिर्फ क्या होगा कि आप डेटा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज यूज किया, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना है इसलिए दो ही कॉलम ले रहे हैं, मतलब दो ही फीचर्स ले रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए। देन सेम चीज कोड है, एस वी सी फिट क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट एक्यूरेसी देन प्लॉटिंग, जो हमने ऊपर किया था एक ही में सारा कोड कर दिया किसके लिए मल्टी क्लासिफिकेशन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होगा, ठीक है। कि मेरे पास का तीन था, तीनों का बेस पे इस तरीके से जा रहा है, तो आरबीएफ यूज किया तो थोड़ा सा सर्कल टाइप का दिखेगा कहीं नहीं। तो ये डिसीजन बाउंड्री दोनों का बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो एसबीएम कुछ इस तरीके से काम करता है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा इन दोनों के बीच में क्या है सेपरेट है, दिख रहा है।
तो आपको दिखेगा थोड़ा सा व्हाइट कलर का बीच में। तो मतलब क्या है कि ये मेरा क्या होगा, क्लास 1 के लिए हो गया, क्लास 2 के लिए, और बीच में जो हमारा होगा वो मार्जिन नहीं होगा, जिसको डिसीजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप कैलकुलेट करता है, सारा काम हमारे लिए कर देता है। तो कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, कौन कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं वो। अब इसमें से हम क्या क्या बोले थे कि ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करते हैं, याद है? तो सिंपली जिसके वैल्यू का आप क्या करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो उसको की वैल्यू पेयर पे रखते हैं, जिसको डिक्शनरी बोलते हो। तो मैंने क्या बोला कि सी की वैल्यू हम रख के देख रहे हैं, एक बार 1 2 3 4 5, देन एक बार गामा की वैल्यू चेंज करके देख रहे हैं, और एक बार कर्नाल चेंज करके देख रहे हैं, एक बार लीनियर और एक बार आरपीएफ। तो इस तरीके से जब करेंगे तो कितना मॉडल बनेगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके बताओ कितना मॉडल बनेगा। हम्म, बताया था ना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। इसमें कितना वैल्यू है, 5, इसमें 5, और इसमें 2, कितने हो गए। अब बताओ कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, एक के साथ ये भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, और इसका भी बनेगा। देन उसके बाद इनका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके साथ इनका भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। इतना कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 × 5 × 2, तो टोटल 50 बनेंगे मॉडल। तो 50 मॉडल बनेगा, देन उसमें से जो बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपके पास ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च था, है ना। तो मैंने बोला ग्रिड सर्च यूज करना है। देन मैंने बोला एस्टिमेटर, एस्टिमेटर कौन सा यूज करना है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो हमने एक वेरिएबल बना के रखा था ऊपर में, याद है, एसवीसी क्लासीफायर, एसवीएम क्लासीफायर, तो ऊपर में ही बनाया था। ये दिख रहा है, क्या नाम रखा है, एसवीएम क्लासीफायर। तो यही चीज हमने यूज किया, और इसके अंदर क्या यूज हुआ है, तो देखोगे एसवीसी यूज किया। तो ये एसवीसी हो गया। पैरामीटर ग्रिड्स में जितना भी हमने पैरामीटर्स कॉम्बिनेशन देखना है वो। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक मॉडल बनाने के बाद उसी मॉडल को क्या करेगा, वो अलग अलग डेटा में सफल करके बनाएगा। ठीक है, तो एक मॉडल बन रहा है, तो एक मॉडल को वो कितनी बार सफल करेगा, तो 5 बार सफल करेगा उस डेटा को। तो आप कितने डेट टोटल मॉडल बन जाएंगे, 50 यहाँ पे बन रहे थे, और हर एक मॉडल को ये क्या करेगा, 5 टाइम्स सफल करेगा। तो इंटू 5 कितना होगा, 250 मॉडल। तो आपका इसके बेस पे 250। और वर्बोस का मतलब क्या आता था, डिटेलिंग, कि आपको कैसा डिटेलिंग देखना है ट्रेनिंग के टाइम में जब फिट करते हैं। तो जब भी आप इसको ट्रेन करते हो तो आपको क्या होगा, सारा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है? कि ये मैंने क्या किया, डिफाइन किया, ये मेरा ग्रिड हो गया, और इसके बेस पे फिट करते हैं। ये आ गया, फिट करने के बाद तो आपके पास यहाँ पे कितना मॉडल बना, बताओ। तो ये 250 बना, ठीक है। टोटल कितने बार फिट वाला रन हुआ, तो 250 बार फिट हुआ। अब ये सारा वैल्यू दिखेगा आपको, एक्यूरेसी अलग अलग दिखेगी। अब इसमें से बेस्ट एक्यूरेसी कौन सा है, कैसे निकालते थे, तो ग्रिड डॉट बेस्ट पैरम्स, कि मैंने जितना भी कॉम्बिनेशन आपको दिया था उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो इसने बताया सी की वैल्यू 1 रखो, गामा की वैल्यू 0.2 रखो, और कर्नाल लीनियर रख लो। वही क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसी कॉम्बिनेशन के बेस पे कितना स्कोर आया, तो बेस्ट स्कोर हमारा ये है। और वही हमारा क्या हो गया, बेस्ट मॉडल हो गया। उसको स्टोर करके देन क्या करते हो, यूज करना स्टार्ट। ठीक है, तो ये पैरामीटर ट्यूनिंग भी इस तरीके से करते हैं। यही चीज आपको रिग्रेशन के लिए यूज करना है, तो सिर्फ क्या करते हो, रिग्रेशन प्रॉब्लम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैंपल बना दिया है कि यूजर आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेट सैलरी है, और परचेस पावर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसकी सैलरी प्रिडिक्ट करना है उसके एज के हिसाब से। बाकी और भी यूज कर सकते हो। बाकी मैंने क्या किया, एज के बेस पे सैलरी प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, उसी के बेस पे हमने यहाँ पे यूज कर दिया, बस देख रहे हैं, एसबीसी, सॉरी एसबीआर मॉडल डॉट फिट, उसके बेस पे डेटा ट्रेन करो। तो जो भी हमारे पास रिग्रेशन के बेस पे डेटा आएगा, तो मैंने एज 27 डाला। अब उसके बेस पे क्या वैल्यू आया, तो इसने बताया कि इतने सैलरी हो सकती है। ठीक है, या फिर 26 एज डाल रहे हो, मतलब अपने हिसाब से जो भी वैल्यू डालना चाहते हो तो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 26 लिखा था, तो 26 लिख देते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या इनपुट है, तो 26, ताकि क्या हो, आपको दिक्कत हो कि जिसके बेस पे, कि एज के बेस पे सैलरी प्रिडिक्ट करोगे तो एसबीएम हमारा उसमें भी काम कर जाता है। तो इसमें भी क्या है, सिंपल है। सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एसबीसी यूज कर रहे थे, वहां पे एसबीआर यूज करते थे। ठीक है, तो ये पूरा एसबीएम का मॉडल रहेगा, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके से बिहाइंड द सीन सारा काम होता है, किस तरीके से इसका एल्गोरिदम काम करता है, वो ये समझ में आ। तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करोगे सारा चीज। ठीक है,
बाकी फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिसीजन ट्री का, कि इसमें जो डिमेरिट होगा फिर हमारा डिसीजन ट्री इसको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। क्योंकि कोई भी मॉडल अभी तक परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ हर एक चीज में लिमिटेशंस है, समझे, इसीलिए आते जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा बेस्ट है कौन सा है,